क्लाइमेट चेंज या हिंदी में कहूं तो जलवायु परिवर्तन, यह वो प्रोसेस है जिससे मौसम के बदलने और इंसानों के ना बदलने का सबूत मिलता है। कुछ ही महीनों पहले इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें एक डेडलाइन दी गई थी और कहा गया था कि अगर इंसानों ने अपनी एक्टिविटीज पर अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो अगले 20 सालों के अंदर ही ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा और हम अपने इकोसिस्टम में एक इरिवर्सिबल डैमेज कर देंगे। नाउ इंसानों की नस्ल से तो हम सब वाकिफ हैं, मतलब ये वो प्रजाति है कि अगर 20 घंटे की डेडलाइन भी हो ना तो हम स्नूज बटन दबा के सो जाते हैं। यहां तो 20 साल की डेडलाइन दी जा रही है, कौन सीरियसली लेगा इसे? लेकिन आईपीसीसी की रिपोर्ट को सीरियसली लिया जा रहा है। इस रिपोर्ट के आने के कुछ ही महीनों बाद COP26 समिट हुआ, जिसमें दुनिया भर के करीब 200 देशों ने 2030 तक अपने कार्बन इमिशंस में कमी लाने और 2050 तक अपने कार्बन इमिशंस को जीरो करने यानी कि नेट जीरो इमिशंस का गोल सेट करने का प्लान बनाया। अब COP26 समिट की एक बड़ी हाईलाइट थी तुवालू के फॉरेन मिनिस्टर साइमन कोफे, जिन्होंने अपने समुद्र तट के बीच में खड़े होकर अपने COP26 की स्पीच दी थी। और वो इसलिए क्योंकि जो तुवालू है वो एक आइलैंड कंट्री है और अगर क्लाइमेट चेंज होगा और सी लेवल्स जब राइज करेंगे तो तुवालू जैसी आइलैंड कंट्रीज को अपने अस्तित्व का सबसे ज्यादा खतरा है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी कॉन्वर्सेशन क्यों हो रही है? आईपीसीसी की रिपोर्ट में ऐसे क्या खुलासे हुए हैं? मतलब क्या हमने अपने प्लैनेट को सही में अपने रिलेशनशिप की तरह पूरी तरीके से फकअप कर दिया है? और अगर सी लेवल्स राइज कर रहे हैं तो हम कितने पानी में? लिटरली Climate change. Climate change. Climate Changes. Climate change. Now I know this might not be the best time to make a video on climate change, क्योंकि जब कोई जनवरी की कड़ाके की सर्दी में क्लाइमेट चेंज की बात करता है और ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है तो लगता है कि ठीक है यार, हो जाने दो थोड़ी गर्मी, ऐसी बहाने मतलब बैल्कनी पे टंगे कपड़े ही सूख जाएंगे। बट देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस यू नीड टू नो अबाउट क्लाइमेट चेंज, जैसे कि ये किसको अफेक्ट कर रहा है, ये कितना सीरियस है, कितनी तेजी से हो रहा है, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज किसको फर्क पड़ रहा है। देखो सिंपल है, अगर क्लाइमेट चेंज को समझना है तो 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक उठा लो। अब होता क्या है कि सन की एनर्जी का कुछ हिस्सा हमारा प्लैनेट वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन फिर कुछ ऐसी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं जैसे कि CO2, मीथेन, NO2 जो इस एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं और वापस स्पेस में रेडिएट नहीं होने देती, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हो क्या रहा है कि पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही हैं, जिससे हमारे जो धरती का तापमान है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब आपको ये टॉपिक हमारी मीडिया में नहीं मिलेगा क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस के नाम में ग्रीन देखकर उसको क्लाइमेट जिहाद बता देंगे, तो जाने दो, बोल दो क्लाइमेट चेंज की वजह भी पाकिस्तान है, बोल दो। अच्छा, एक कॉमन मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के दिमाग में ये रहती है कि वो क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल वार्मिंग से इक्वेट कर देते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जी हां, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक बाय प्रोडक्ट है, बट ओनली प्रोडक्ट नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ वाइल्ड फायर्स, शिफ्टिंग हैबिटेट्स, ओशियन वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल्स, ड्रॉट, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं विच वी विल डिस्कस इन अ बिट। बट इसका सबसे बड़ा और सबसे डरावना आउटकम है, जैसा कि आईपीसीसी की रिपोर्ट ने हमें बताया, वो है धरती के तापमान का बढ़ना। इनफैक्ट पिछले 100 सालों में ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री से ऑलरेडी बढ़ चुका है और अंकुर वरीको की कसम ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है। लास्ट 8 years हैव बीन द हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि पिछले 8 सालों में जो गर्मी हुई है, इतिहास में इतनी गर्मी कभी दर्ज नहीं की गई थी। फन फैक्ट, नूरा फतेही का करियर भी इसी टाइम में पीक किया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि द अर्थ इज इंडीड गेटिंग वार्मर। अगर आप 1960 से अगर आप ट्रैक करें तो हर दशक का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, यानी कि जो हर डेकेड का एवरेज टेम्परेचर होता है, वो उसके पिछले डेकेड से ज्यादा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ धरती का तापमान बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी ने पाया है कि पिछले सेंचुरी में ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो ओशियंस हैं उनका टेम्परेचर भी धीमे धीमे बढ़ रहा है। One of climate change's biggest victims is our oceans. Oceans regulate the Earth's temperature and provide 50% of the Earth's oxygen. Now, climate change has increased the global temperature of the oceans by more than 0.3 degrees Fahrenheit since 1969. अब आप बार बार सुनते होंगे कि क्लाइमेट चेंज के चलते सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे हमारे ग्लेशियर्स
जो दुनिया भर का 3/4 यानी कि 3/4 फ्रेश वाटर स्टोर करते हैं, वो तेजी से पिघल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ रिसर्च की माने तो ये प्रोसेस इतनी तेजी से हो रही है कि 2035 तक ईस्टर्न हिमालयन ग्लेशियर्स का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरीके से पिघल जाएगा। अब एक सवाल जो हम सबके जहन में उठता है वो ये है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ऐसे कौन से सारे चेंजेस हैं जो हमें हमारे एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे। यही समझने के लिए मैंने बात की स्तुति मिश्रा से, जो इंडिपेंडेंट में एक क्लाइमेट जर्नलिस्ट है और जो काफी टाइम से क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट कर रही हैं। स्तुति, लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ द आईपीसीसी रिपोर्ट जो पिछले साल अगस्त में आई थी, जिसने बेसिकली एक तरह से हमको वार्निंग साइंस दे दिए थे। उसने बता दिया था कि भाई देख लो, ये डेडलाइन है, अभी अगर यहाँ तक सुधरना है तो सुधर लो, वरना उसके बाद इलॉन मस्क भैया से बोलो कि अपनी मार्स में कॉलोनी बनाए। अभी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी वाइल्ड फायर्स बढ़ रहे हैं। व्हाट आर द अदर चेंजेस जो हमको अभी आगे जाके और देखने को मिलेंगे, जो और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी क्लाइमेट चेंज की वजह से? फर्स्टली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीजें ऑलरेडी दिख रही हैं, सबसे पहले तो वो और ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाली हैं, और उसके साथ में इशू ये होगा कि हमारी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन उससे धीरे धीरे एक्सपोज होती जाएगी। दैट मीन्स कि ज्यादा लोगों पे प्रेशर बढ़ेगा उस चीज की वजह से। सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, काफी सारे ऐसे पैसिफिक आइलैंड्स हैं और मतलब और कंट्रीज के भी ऐसे एरियाज हैं जो एट रिस्क हैं, और कुछ आइलैंड्स में एक हद तक जमीन ऑलरेडी पानी के अंदर जा चुकी है बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल्स। दैट्स लिटरली ऑब्वियसली लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। Then it comes to the level where we are going to be seeing extreme heat waves, extreme weather conditions, सर्दी एंड गर्मी, जो टेम्परेचर का हमें जितना अभी डिफरेंस दिखता है उससे कहीं ज्यादा फेस करना पड़ेगा। एंड फॉर एन एवरेज पर्सन जो लाइफ होगी वो एक हद तक अनलिवेबल बनती जाएगी, विच इज द बिगेस्ट कंसर्न। पानी एसिडिक हो जाएगा, या सी लेवल्स बढ़ते रहेंगे, या स्नो कैप्स मेल्ट होंगी। जितनी भी चीजें हो रही हैं इनको एक सोर्स से रोकने की कोशिश की जाए। कुछ डिग्री तक ग्लोबल वार्मिंग बढ़नी है, दैट इज अ क्लियर असेसमेंट दैट ऑल साइंटिस्ट्स हैव मेड, बट वो कितने डिग्री तक बढ़ेगी वो कंसर्न सबसे बड़ा है। शी इज राइट। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते ना सिर्फ तापमान बढ़ेगा और सी लेवल्स में चेंजेस आएंगे, बल्कि अमेज़न, सदर्न अफ्रीका, मेडिटेरेनियन समेत दुनिया के ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं जिनमें वाइल्ड फायर्स आम बात हो जाएंगी। एंड कैटास्ट्रोफीज आर ऑलरेडी वेरी कॉमन। हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, फ्लड्स, हरिकेन्स, एंड ढिंचैक पूजा हैज रिलीज्ड अ न्यू सॉन्ग। I'm a biker, 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 जैसे कोई टाइगर, टाइगर, टाइगर। ना ऑन अ सीरियस नोट, ये दुनिया भर के साइंटिस्ट का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले टाइम में सूखा, बाढ़, तूफान, ऐसी घटनाएं, साइक्लोन्स, ये काफी ज्यादा आम हो जाएंगी, जो ऑलरेडी होने लग रहा है। क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट अबाउट वेदर चेंजेस। ये एक पर्टिकुलर सीजन का चेंज नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 100 साल उससे ज्यादा का टाइम, उसमें धीरे धीरे जब प्लैनेट और ज्यादा वार्म होता जाएगा, और ज्यादा गर्म होता जाएगा, ज्यादा हीट ट्रैप होती जाएगी, तो आपके जो सीजन्स हैं उन पे और ज्यादा असर पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी टेम्परेचर 25 डिग्री रहता है गर्मियों में, या 40 डिग्री रहता है तो कल को 45 डिग्री हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। A lot of our species will not be able to survive that kind of weather. It's not just about turning the AC a little up or down. It's literally about life and death for most people, or for most living beings around the world. So that's the issue we are talking about. And we are basically talking about our own life, how long we can continue to live on this planet. And our new generations, how long will they be able to live on this planet? अब हमें एक और बात समझने की जरूरत है, और वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें सिर्फ अपने हैबिटेट और ह्यूमन लाइफ्स का लॉस नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ पैसे से मतलब है तो उसका भी नुकसान होने वाला है। डिलॉयट रिपोर्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे देश को 2050 तक $6 ट्रिलियन का नुकसान होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट जैसी इंडस्ट्रीज पर होगा। ये सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में 80% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब एक कंट्री को इतने सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट से डील करना पड़ेगा, डिजास्टर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो बढ़ेंगी, ऑब्वियसली द कंट्री स्पेंडिंग मनी, राइट? तो हम उन चीजों को डील करने में पैसा लगाएंगे इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी इनटू other sources. Like अगर climate change नहीं होता, so that is the kind of loss largely a lot of organizations talk about, कि आपको कितने पैसे इन चीजों को डील करने में लगाने पड़ेंगे, which is going to be a lot firstly. Can a part of the cost be कि क्योंकि climate change होगा तो आगे जाके cyclones आएंगे, heat waves आएंगे,
और उसमें जो डिजास्टर रिलीफ फंड होगा, जिस उसमें जो पैसा लगेगा, is that money also counted in this figure? The loss, yes, when we are talking about loss, तो उसमें largely वही बात होती है कि आपको estimated क्या है कि आपको कल को कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे इन चीजों से डील करने के लिए। अच्छा, इस बात से तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि जब भी हमारे नेचर में कोई भी भसड़ मचती है, उसके जब भी आप कारण पता करने जाते हो तो इंसान हमेशा नंबर 1 रीजन होता है, हम फर्स्ट। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक जो हमारे एटमॉस्फेयर में अभी CO2 के, मीथेन के, नाइट्रस ऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशंस हैं, वो 8 लाख सालों में इतने बुरे कभी नहीं थे, और इसकी ज्यादातर वजह ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। मतलब ह्यूमंस आर इनक्रेडिबली गुड एट डिस्ट्रॉइंग थिंग्स, इतना कि बेचारे इलॉन मस्क को ह्यूमंस को एक इंटरप्लैनेटरी स्पीसीज बनाना पड़ रहा है, वो हम लोग को मार्स पे ले जा रहा है। And clearly that would be a better option because Mars doesn't have an ocean, it doesn't have a glacier, it doesn't have nature, and the best part is it doesn't have humans to fuck it all up. बेचारे थैनोस को भी आधी जनता को इसलिए मारना पड़ रहा था क्योंकि बाकी जनता बच जाए, एंड ही इज द विलन। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से या ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं? जवाब है हां और ना, क्योंकि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली बात तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि अगर हम सीरियसली लेते तो हरमन बवेजा और प्रियंका चोपड़ा की मूवी का नाम लव स्टोरी नहीं, लास्ट स्टोरी 2050 होता। एंड अगर आप 2050 में भी पीली टी शर्ट के ऊपर सफेद ब्लेजर और 90s की जीन्स पहन रहे हो तो दुनिया खत्म हो जाए, आई डोंट केयर। आपको इंटरनेट पे हजारों वीडियोस और लाखों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और आप किसी को भी पढ़ लो, आपको यही पता चलेगा कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है या उससे बचना है तो हमें अब 2050 तक अपने कार्बन एमिशंस जीरो करने पड़ेंगे। यूके के MET डिपार्टमेंट के रीसेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर हमने क्लाइमेट चेंज को 1.5 डिग्री तक लिमिटेड रखना है तो हमें अगले 5 साल में ही CO2 एमिशंस को 20% तक कम करना होगा। रिसर्चर्स ने 14 मॉडल बनाकर 3 सिनेरियोस के बेसिस पर हमें ग्लोबल वार्मिंग के आउटकम बताए हैं। अगर हम पूरी कोशिश करें तो 1.6 डिग्रीज तक, उससे थोड़ी कम कोशिश करें तो 2.4 डिग्रीज, और अगर हम कुछ नहीं करें तो 80 ईयर्स में टेम्परेचर 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। इन विच केस हम तो नहीं रहेंगे, पर हमारी आने वाली जनरेशन हमसे जलेगी, अगेन लिटरली। ना वर्ल्ड लीडर्स का एक बड़ा क्रिटिसिज्म यह है कि आप पेरिस अग्रीमेंट और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में आप बड़े बड़े वादे जरूर कर देते हो, लेकिन अब असल में अचीव कुछ नहीं करते, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं दिखता। इसी हिपोक्रेसी को टारगेट करते हुए ग्रेटा थनबर्ग जैसे एक्टिविस्ट ने बोला है कि नेट जीरो ब्ला ब्ला ब्ला, क्लाइमेट न्यूट्रल ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ग्रेटा हैज अ पॉइंट, क्योंकि पिछले कई सालों में कई कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन उनका कुछ फायदा नहीं निकला। मतलब क्लाइमेट भी कहता होगा, हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। COP26 समिट का मतलब ही था कि कुछ टारगेट सेट करना और फिर उनको अचीव करना। उसी के चलते अब अमेरिका ने वादा किया है कि वो 2030 तक अपने कार्बन एमिशंस को 50% तक कम कर देगा। और बात करें हमारे देश की, तो हमने ये वादा किया है कि 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे। नाउ आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड इनफ टू नो इफ दिस विल एक्चुअली हैपन, लेकिन अगर इनकी पुराने वादों से इंस्पिरेशन लें तो फिर इलॉन मस्क भाई जो मार्स पे कॉलोनी बना रहे हैं उसमें एक प्लाट बुक कर ही लो। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर ये सारे बूमर्स अपने वादे पूरे कर भी लें, यानी कि अगर हम 2050 तक अपने गोल्स अचीव कर भी लें, तो भी टेम्परेचर 1.8 डिग्री तक बढ़ जाएगा। मतलब द डैमेज हैज बीन डन। सवाल ये है कि हम डैमेज कंट्रोल कितना कर पाते हैं। So one question which everyone would be asking is कि is it too late? मतलब कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ट्रेन छूट चुकी है, और is there a ray of hope कि कोई उम्मीद तो है कि भाई अगर ये कर लेंगे तो शायद हम अपने प्लेनेट को बचा पाए। चेंजेस होने हैं, दैट इज एन एक्सेप्टेबल फैक्ट नाउ। वो उसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें जब करने की कोशिश की जाती है तो आपको अपनी रियलिटी भी देखनी होती है कि अभी किस तरीके से दुनिया फंक्शन कर रही है। बट जब क्लाइमेट की बात आती है, 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार यूज होते हैं, एक मिटिगेशन और दूसरा अडेप्टेशन। मिटिगेशन मीनिंग कि यू हैव टू बेसिकली वर्क इन अ वे कि आप मिनिमाइज कर पाओ जो क्लाइमेट क्राइसिस का इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर राइज एक सर्टेन डिग्री में ही हो। देन इट कम्स टू अडेप्टेशन। द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी चेंज्ड एंड टू अडेप्ट टू दैट क्लाइमेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ की एस्पेक्ट। लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कि इकोनॉमी को कैसे असर पड़ेगा, हमें उन चीजों से डील करना सीखना होगा। बट थैंकफुली देयर इज अ रे ऑफ होप। अगर आप बीते कुछ सालों में देखें तो पिछले 10 सालों में सोलर इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस हैं उसमें 90% की कमी आई है। दुनिया बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, और भूटान जैसी कंट्रीज ऑलरेडी
कार्बन नेगेटिव हो चुकी हैं। जगह जगह क्लाइमेट इमरजेंसीज हो रही हैं, क्लाइमेट स्ट्राइक्स हो रही हैं और सरकारें ना सिर्फ इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर रहे हैं बल्कि इसको सॉल्व करने के लिए कदम भी उठा रहे हैं। सो ऑल्दो द फ्यूचर इज ग्रिम, इट इज नॉट डार्क। अगर हिंदी में कहूं तो देर है अंधेर नहीं है। और अगर फिर भी अगर सी लेवल्स राइज कर गए तो मुंबई चेन्नई में जैसी बारिश होती है, जैसी सड़कों पे वहां हालत होती है, तो नाव चला चला के प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एपिसोड को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पेट्रियन और इंस्टामोजो पे सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और हाँ, जाते जाते एक आवश्यक सूचना, मास्क पहनना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।